चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान 88 से प्लस। इसमें क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद वन लाइनर देखेंगे, ठीक है। उससे जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम है उसमें आप इससे फायदा आपको इससे हेल्प मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर आज हम लोग 12 देखेंगे। चैप्टर है डाटा प्रोसेसिंग तथा डाटा बेस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? डाटा प्रोसेसिंग तथा डाटा बेस सिस्टम के बारे में देखते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 12 है, स्टार्ट करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। क्या है? डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। डाटा प्रोसेसिंग डाटा तथ्यों तथा अवधारणाओं या निर्देशों का असंगठित संग्रह है। डाटा जो है अवधारणाओं तथा निर्देशों क्या है? असंगठित संग्रह है। अब है इसी के द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है। यानी डाटा जो होता है, डाटा के द्वारा क्या होता है? सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है। डाटा को प्रोसेसिंग कर उसे आउटपुट प्राप्त करते हैं। डाटा से क्या करते हैं? प्रोसेस करके क्या करते हैं? आउटपुट प्राप्त करते हैं। इन्हीं आउटपुट के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को उपयोग विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में किया जाता है। क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में किया जाता है। डाटा जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन यानी संचालन एवं क्रियाओं एक्शन की एक श्रृंखला से है, ठीक है, जो कि इनपुट को एक उपयोगी आउटपुट में बदलता है। यानी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन यानी ऑपरेशन एवं एक्शन की एक सीरीज से होता है जो इनपुट को एक उपयोगी आउटपुट में बदलता है। अब है डाटा संग्रहण श्रेणी संरचना। डाटा संग्रहण श्रेणी यानी डाटा स्टोरेज क्या है? हायरार्ची, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ है, देख लेते हैं। सबसे पहले बीट, उसके बाद कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, आरडीबीएमएस, बिग डाटा, ये सब क्या है? यानी एक क्रम बीट 1 से लेकर यानी स्तर 1 से लेकर स्तर 7 तक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके 6 स्तरों में संगठित होती है जो निम्न है। पहला है बीट। क्या है? बीट जो होता है बीट यह डाटा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। यानी बीट जो क्या है? डाटा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो 0 या 1 होती है। क्या होती है? बीट जो होता है कितना होता है? 0 या 1 होता है। अब है कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। कैरेक्टर जो होता है बहुत संबंधित बीट को कैरेक्टर कहते हैं। यानी बहुत संबंधित बीट को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। जो कैरेक्टर होता है समान रूप से बाइट से संबंधित डाटा होता है। कैरेक्टर क्या होता है? बाइट से संबंधित। किससे संबंधित? बाइट से संबंधित डाटा होता है। अब आते हैं फील्ड के बारे में। फील्ड जो होता है अनेकों कैरेक्टरों की समूह को फील्ड कहते हैं। जो फील्ड होता है अनेकों कैरेक्टरों के समूह को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। फील्ड जो होता है यह प्राथमिक इकाई यानी एलिमेंट्री क्या होता है? यूनिट है जो सामान्यतः एकल कथनों का संग्रह करती है। यानी सिंगल फैक्ट को क्या करता है? संग्रह करता है। जो फील्ड होता है यह प्राथमिक यानी एलिमेंट्री यूनिट है जो सामान्यतः एकल कथनों क्या करता है? संग्रहण करती है। अब है रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं। रिकॉर्ड जो होता है फील्ड समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। फील्ड समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहा जाता है। रिकॉर्ड जो होता है एप्लीकेशन के संदर्भ में सिंगल यूनिट या इकाई के रूप में देखे जाते हैं। यानी सिंगल यूनिट या इकाई के रूप में देखा जाता है। अब फाइल के बारे में जानते हैं। फाइल जो होता है रिकॉर्ड का समूहन होता है। फाइल जो होता है रिकॉर्डों का क्या होता है? समूहन होता है। फाइल डाटाबेस यह किसी विशेष कार्य को संदर्भित किए गए फाइलों का समूह होता है। यानी डाटाबेस जो होता है यह किसी विशेष कार्य को संदर्भित किए गए फाइलों का क्या होता है? समूह होता है। अब आता है डाटा को व्यवस्थित करने के तरीके। डाटा को व्यवस्थित करने के तरीके यानी मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा, ठीक है। जो डाटा को व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है इसे दो तरीके से अपनाए जाते हैं। पहला है फाइल केंद्रित और दूसरा है डाटाबेस। पहला कौन है? फाइल केंद्रित, फाइल ओरिएंटेड। दूसरा है डाटाबेस ओरिएंटेड होता है।
अब है फाइल केंद्रित अप्रोच के बारे में जानते हैं। फाइल केंद्रित अप्रोच यानी फाइल केंद्रित अप्रोच में कई प्रकार का विभाग अपनी ज़रूरतों एवं उपयोग के हिसाब से अलग अलग फाइलों को डिजाइन करती है। यानी फाइल केंद्रित अप्रोच जो होता है कोई भी विभाग यानी फाइल केंद्रित अप्रोच के कोई भी विभाग अपनी ज़रूरतों एवं उपयोग के हिसाब से क्या करता है, अलग अलग फाइलों को डिजाइन करता है। ठीक है, जो फाइल केंद्रित अप्रोच होता है फाइलों का प्रबंधन एवं रख रखाव भी विभाग अपने अनुसार ही एप्लीकेशन के आधार पर करता है, यानी फाइल केंद्रित अप्रोच के हिसाब से करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें प्रत्येक एप्लीकेशन के दो प्रकार का फाइल समूहन होता है। यानी जो फाइल केंद्रित अप्रोच होता है इसमें दो प्रकार का क्या होता है, फाइल समूहन होता है। पहला है मास्टर फाइल। कौन होता है, मास्टर फाइल और पर्सनल फाइल। मास्टर फाइल और पर्सनल फाइल। अप्रोच में फाइलें निम्न प्रकार की होती है। यानी अप्रोच में क्या होती है, फाइलें निम्न प्रकार की होती है। पहला है ट्रांजैक्शन फाइल। क्या है, ट्रांजैक्शन फाइल के बारे में जानते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल जो अल्पकालिक फाइल होती है। ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, अल्पकालिक फाइल होती है। ट्रांजैक्शन फाइल प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करता है। प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को क्या करता है, संग्रहित करते हैं। अब ट्रांजैक्शन फाइल जब एक बार डाटा को प्रोसेस कर लिया जाता है, जब एक बार डाटा को क्या कहता है, प्रोसेस कर लिया जाता है, तब यह डाटा मास्टर फाइल में पूर्वकालिक संग्रहित हो जाता है। जब एक बार डाटा को प्रोसेस कर लिया जाता है तो यह डाटा मास्टर को क्या करता है, मास्टर फाइल में पूर्वकालिक संग्रहित हो जाता है। अब यानी ट्रांजैक्शन फाइल के प्रकार के फाइलें का उदाहरण निम्न है। जैसे कि चालू महीने में किए गए काम के घंटे, साधारण घंटे, ओवर टाइम आदि से संबंधित डाटा आदि होता है। अब आउटपुट फाइलों के बारे में जानते हैं। क्या है, आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल जो एप्लीकेशन डाटा प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल प्रोग्राम का उपयोग करता है, जिसमें एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के इनपुट की भांति व्यवहार होता है। तो प्रथम प्रोग्राम के आउटपुट को आउटपुट फाइल में ही संग्रहित होता है। यानी आउटपुट जो फाइल होते हैं, जो आउटपुट फाइल क्या होते हैं, एप्लीकेशन डाटा को प्रोसेसिंग के लिए मल्टी प्रोग्राम का उपयोग करता है, जिससे प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के इनपुट की भांति व्यवहार करता है। पहले के आउटपुट और दूसरे के इनपुट की भांति व्यवहार करता है। प्रथम प्रोग्राम आउटपुट को आउटपुट फाइल में ही संग्रहित करता है। अब देखते हैं बैकअप फाइलें। क्या है, बैकअप फाइलें। बैकअप फाइलें मूल फाइलों की एक कॉपी होती है। बैकअप फाइलें क्या होती है, मूल फाइलों की एक कॉपी होती है। बैकअप फाइल जब मूल फाइल किसी कारणवश डिलीट हो जाता है तो उसका उपयोग में लाया जाता है बैकअप फाइल का। यानी जब मूल फाइल जब डिलीट हो जाता है तो उसके बैकअप के लिए क्या आता है, बैकअप फाइल का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बैकअप फाइल जो होता है अप्रोच यानी फाइल केंद्रित की निम्न सीमाएं है। यानी बैकअप फाइल प्रकार के अप्रोच जो होते हैं निम्न सीमाएं हैं। जैसे डाटा रिडेंडेंसी, डाटा स्वतंत्रता की कमी। डाटा रिडेंडेंसी जो होता है, इस डाटा रिडेंडेंसी एक ही डाटा की बार बार एक से अधिक फाइलों में संग्रहित करने की जरूरत महसूस होती है। डाटा स्वतंत्रता की कमी प्रोग्राम फाइलों पर निर्भर करती है। प्रोग्राम फाइलों पर निर्भर करती है एवं फाइलें डाटा पर निर्भर करती है। फाइलें जो होती है डाटा पर क्या करती है, निर्भर करती है। डाटा निर्भरता तब संपन्न होती है जब डाटा एप्लीकेशन पर यह निर्भर करती है। डाटा निर्भरता तब संपन्न होती है जब डाटा एप्लीकेशन पर यह निर्भर करती है। अब इसी वजह से जब डाटा एडिटिंग की आवश्यकता होती है तब एप्लीकेशन आधारित प्रोग्राम में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है। अब इस वजह से जब डाटा एडिटिंग की आवश्यकता होती है तब एप्लीकेशन आधारित प्रोग्राम में परिवर्तन करने की क्या होती है, आवश्यकता महसूस होती है। तीसरा है डाटा इंटीग्रेटिंग समस्या। डाटा इंटीग्रेटिंग समस्या, इसका अर्थ यह है कि डाटा को जब किसी फाइल में अपडेट करने की आवश्यकता होती है तो सभी फाइलों में प्रोग्राम को परिवर्तित करने की ज़रूरत महसूस होती है।
यानी डाटा इंटीग्रेटिंग समस्या है। डाटा को जब किसी फाइलों में अपडेट करने की आवश्यकता होती है तो सभी फाइलों में प्रोग्राम को परिवर्तित करने की क्या होती है, ज़रूरत महसूस होती है, नहीं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नहीं तो क्या होती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब सुरक्षा संबंधी मुद्दे। सुरक्षा संबंधी मुद्दे जो है, अप्रोच सिर्फ फाइल के स्तर पर डाटा को सुरक्षित करता है। सुरक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं, अप्रोच सिर्फ फाइल के स्तर पर डाटा का सुरक्षित करता है। अब डाटाबेस केंद्रित अप्रोच। डाटाबेस क्या होता है, केंद्रित अप्रोच। डाटाबेस केंद्रित अप्रोच कई संबंधित फाइलों को एक साथ जोड़कर डाटाबेस के रूप में संयुक्त किया जाता है। अब डाटाबेस केंद्रित जो होता है, संबंधित फाइलों को एक साथ जोड़कर डाटाबेस के रूप में संयुक्त किया जाता है। अब इस अप्रोच के निम्न गुण है, यानी इसका क्या है, निम्न गुण है। यह डाटा के दोहराव को घटाता है, यानी डाटा क्या दोहराव को घटाता है। डाटा इंटीग्रिटी की समस्या का प्रबल समाधान करता है, यानी डाटा इंटीग्रिटी की समस्या क्या करता है, प्रबल समाधान करता है। यह बृहत रूप से सभी प्रकार के क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है। यह बृहत रूप से सभी प्रकार के क्वेरी और फ्लेक्सिबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है। यह डाटा को एप्लीकेशन प्रोग्राम से स्वतंत्र बनाकर उपयोग करने वाले की डाटाबेस में किसी भी फील्ड को जोड़ने, हटाने या बदलने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यह डाटा को एप्लीकेशन प्रोग्राम से स्वतंत्र बनाकर उपयोग करने वाले डाटाबेस में किसी भी फील्ड को जोड़ने, हटाने या बदलने की सुविधा प्रदान करता है। यह सभी स्तरों जैसे डाटाबेस, रिकॉर्ड, फील्ड स्तर पर बेहतर डाटा सुरक्षा प्रदान करता है। यानी यह सभी स्तरों पर जैसे डाटाबेस, रिकॉर्ड, फील्ड स्तर पर बेहतर डाटा सुरक्षा प्रदान करता है। अब डाटाबेस क्या है, डाटाबेस के बारे में। डाटाबेस फाइलों का संग्रह है। डाटाबेस फाइलों क्या है, संग्रह है। डाटाबेस फाइल एकल संग्रह फाइल सिस्टम में एकीकृत होता है। डाटाबेस फाइल जो होता है एकल संग्रह फाइल सिस्टम में क्या होता है, एकीकृत होता है। डाटाबेस जो होता है डाटा की न्यूनतम पुनरावृत्ति के रूप में संग्रहण होता है। डाटाबेस जो होता है डाटा के न्यूनतम पुनरावृत्ति के रूप में क्या होता है, संग्रहण होता है। डाटाबेस का उपयोगकर्ताओं को यह जरूरत के अनुसार सूचना तक पहुंच को सहज बनाता है। उपयोगकर्ताओं को यह जरूरत के अनुसार सूचना तक पहुंच को क्या बनाता है, सहज बनाता है। डाटाबेस यह एकीकृत रूप से बृहत फाइलों का संग्रह है। डाटाबेस जो होता है यह एकीकृत रूप से बृहत फाइलों का संग्रह है। ठीक है, डाटाबेस जो होता है इस अप्रोच के निम्न लाभ होते हैं। डाटा अप्रोच के क्या होते हैं, निम्न लाभ होते हैं। डाटाबेस यह शेयरिंग पर आधारित होता है। डाटाबेस जो होता है यह शेयरिंग पर क्या होता है, आधारित होता है। डाटाबेस यानी इसमें डाटा की पुनरावृत्ति कम होती है, यानी डाटाबेस में डाटा की पुनरावृत्ति कम होती है। डाटाबेस यह ट्रेड की विश्लेषण में ज़्यादा प्रभावी होता है। यह ट्रेड की विश्लेषण में क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी है। इसमें डाटा को कीबोर्ड का प्रयोग कर आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसमें डाटा को कीबोर्ड का प्रयोग करके आसानी से क्या कर सकते, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें डाटा की इंटीग्रिटी एवं गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। इसमें डाटा की इंटीग्रिटी एवं गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट, डाटाबेस अप्रोच की सीमाएं के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, डाटाबेस अप्रोच की सीमाओं के यानी लिमिटेशन ऑफ डाटाबेस अप्रोच के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है यह डिस्क क्या है, यह डिस्क पर एक महत्वपूर्ण हिस्से को घेरे हुए रहता है। यानी डाटाबेस अप्रोच क्या होता है, यह डिस्क पर एक महत्वपूर्ण हिस्से को क्या रहता है, घेरे हुए रहता है। डाटाबेस अप्रोच जो होता है किसी में इसमें बृहत संख्या में जटिल प्रक्रियाएं होती है। इन डाटाबेस अप्रोच में बृहत संख्या में क्या होती है, जटिल प्रक्रियाएं होती है, जिसकी वजह से डाटा प्रोसेसिंग एवं जटिल प्रक्रिया बनी रहती है। जिसकी वजह से क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग एवं जटिल प्रक्रियाएं बन जाती है। तीसरा नंबर कह रहा है कई प्रयोगकर्ता
समान डाटा का ही उपयोग करते हैं। कई प्रयोगकर्ता क्या करते हैं, समान डाटा का ही उपयोग करते हैं, जिसके कारण किसी वजह से अगर कोई सिस्टम डाटा को संग्रहित करता है तो उसके फेल हो जाने पर कोई प्रयोगकर्ता प्रभावित हो जाता है। यानी कोई प्रयोगकर्ता समान डाटा का ही उपयोग करता है, जिसके कारण किसी भी वजह से अगर कोई सिस्टम डाटा को संग्रहित करता है तो उसके फेल हो जाने पर कोई प्रयोगकर्ता प्रभावित हो जाता है। कोई प्रयोगकर्ता क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अब डाटा सिस्टम के अव्यय, डाटा सिस्टम के अव्यय के बारे में जानते हैं। अब डाटाबेस सिस्टम के 4 प्रमुख अव्यय होते हैं। डाटाबेस सिस्टम के क्या होते हैं, 4 प्रमुख अव्यय होते हैं। अब आते हैं डाटा। यह डाटाबेस का एक प्रमुख अव्यय है। यह डाटाबेस का क्या है, प्रमुख अव्यय है। डाटाबेस में 2 तरह के डाटा का संग्रह होता है। डाटाबेस में 2 तरह क्या होता है, डाटा का संग्रह होता है, यूजर डाटा एवं मेटा डाटा। यूजर डाटा एवं मेटा डाटा। यूजर डाटा यूजर एप्लीकेशन से जुड़े हुए डाटा को संग्रह करता है। यूजर डाटा यूजर एप्लीकेशन से जुड़े हुए डाटा को क्या करता है, संग्रह करता है। और मेटा डाटा के बारे में डाटा को रखता है, और मेटा डाटा के बारे में डाटा को रखता है। अब आते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के अंतर्गत सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्डवेयर के अंतर्गत सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती है। इसमें डाटा का संग्रहण होता है। इसमें डाटा क्या होता है, संग्रहण होता है। इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ, इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ जो डाटा की प्राप्ति एवं प्रयोगकर्ता को डाटा की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त होती है। जो डाटा की प्राप्ति एवं प्रयोगकर्ता को डाटा की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त होती है। अब प्रयोगकर्ता में शामिल एप्लीकेशन प्रोग्राम, अंतिम प्रयोगकर्ता, सिस्टम एनालिस्ट, डाटाबेस एनालिस्टेट आदि होता है। यानी प्रयोगकर्ता में जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर प्रयोगकर्ता में शामिल क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, अंतिम प्रयोगकर्ता, सिस्टम एनालिस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आदि होता है। अब हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर जो है, इसके अलावा मुख्य स्मृति एवं प्रोसेसर की भी डाटा उपलब्ध की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी इसके अलावा मेमोरी एवं प्रोसेसर की भी डाटा उपलब्ध की सुविधा प्रदान की जाती है। हार्डवेयर जो होता है, डाटाबेस की ज़रूरतों के हिसाब से हार्डवेयर का चुनाव होना चाहिए। यानी हार्डवेयर जो होता है, डाटाबेस की ज़रूरतों के हिसाब से हार्डवेयर का चुनाव होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही क्या आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। यह डाटाबेस एवं प्रयोगकर्ता के बीच में एक पुल का कार्य करता है। यह डाटाबेस एवं प्रयोगकर्ता के बीच क्या करता है, एक पुल का कार्य करता है। DBMS के कुछ उदाहरण है। MS एक्सेस क्या है, MS एक्सेस, SQL सर्वर, ओरेकल फोक्स प्रो, DBase क्या है, DBase। अब प्रयोगकर्ता यूज, ये ऐसे लोग होते हैं जो मनोवांछित डाटा को डाटाबेस से निकाल लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो मनोवांछित डाटा को डाटाबेस से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, जिससे वे अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिससे वे अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब डाटा सिस्टम के तत्व, डाटाबेस के अंतर्गत अनेक तत्व शामिल होते हैं। डाटाबेस के अंतर्गत अनेक तत्व का शामिल होते हैं, जैसे एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप होता है। एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप होता है। अब यह जैसे एंटिटी, यह एक वस्तु है जो वास्तविक दुनिया की होती एवं अन्य वस्तुओं से अलग होती है। एंटिटी जो होती है, एक वस्तु है जो वास्तविक दुनिया की होती है एवं अन्य वस्तुओं से अलग होती है। अब एट्रीब्यूट जो होता है, किसी डाटाबेस में एट्रीब्यूट के समूह के रूप में जाना जाता है। एट्रीब्यूट जो होता है, किसी डाटाबेस में एट्रीब्यूट के समूह के रूप में जाना जाता है। अब रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। रिलेशनशिप जो होता है, विभिन्न एंटिटी के समूह को कहते हैं।
यानी रिलेशनशिप जो होता है विभिन्न एंटिटी के समूह को कहते हैं। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब डाटाबेस के समग्र तार्किक संरचना, डाटाबेस के समग्र तार्किक संरचना को ग्राफीय तरीके से ईआर डायग्राम द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी डाटाबेस के समग्र तार्किक संरचना को ग्राफीय तरीके यानी ईआर डायग्राम द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ईआर डायग्राम को रेखांकित करने के लिए सर्वोत्तम एवं प्रचलित तरीकों में से एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है। यानी ईआर डायग्राम रेखांकित करने के लिए सर्वोत्तम एवं प्रचलित तरीकों में से एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है। अब एंटिटी सेट या समूह को आयताकार बॉक्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। एंटिटी सेट या समूह को आयताकार बॉक्स द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें एंटिटी सेट का नाम ऊपर में लिखा रहता है तथा एट्रीब्यूट नीचे में लिखा रहता है। एट्रीब्यूट कहाँ लिखा रहता है? नीचे में लिखा रहता है। जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, रिलेशनशिप सेट को डायग्राम की आकृति से व्यक्त किया जाता है, जो संबंधित एंटिटी सेट को जोड़ते हैं। रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशनशिप सेट को डायमंड की आकृति से व्यक्त किया जाता है, जो संबंधित एंटिटी सेट को जोड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिलेशनशिप के नाम से डायमंड की आकृति के अंदर लिखा जाता है। रिलेशनशिप के नाम से डायमंड की आकृति को अंदर लिखा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को DBMS यानी डाटाबेस, DMS और एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर लिखा जाता है। कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम है ये। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डाटा को व्यवस्थित करने को डाटाबेस केंद्रित अप्रोच द्वारा प्रोग्राम के समूह को सुविधा प्रदान की जा सकती है। यानी डाटा को व्यवस्थित करने के डाटाबेस केंद्रित अप्रोच द्वारा प्रोग्राम के समूह की सुविधा प्रदान की जा सकती है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा उपयोगकर्ताओं को डाटा के व्यवस्थित सृजन करने, मिटाने, अद्यतन करने एवं मैनिपुलेशन करने में सुविधा प्रदान की जाती है। इन प्रोग्रामों को सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटाबेस सूचना के संग्रहण एवं पुनः प्राप्तिकरण से है, जो कि सुविधाजनक एवं प्रभावशाली होता है। जो सुविधाजनक एवं क्या होता है? प्रभावशाली होता है। अब डाटाबेस सिस्टम को बृहद पैमाने पर सूचना के प्रबंधन हेतु डिजाइन तैयार किया जाता है। यानी डाटाबेस सिस्टम को बृहद पैमाने पर सूचना के प्रबंधन हेतु डिजाइन तैयार किया जाता है। अब DBMS को सूचना की सुरक्षा हेतु प्रयास करना एवं सूचना पर अनधिकृत पहुंच से रोकना भी होता है। ठीक है, DBMS सूचना को सुरक्षा हेतु प्रयास करना एवं सूचना पर अनधिकृत पहुंच से रोकना भी होता है। सिस्टम फेल होने की स्थिति में सूचना की सुरक्षा की जिम्मेदारी DBMS की है। किसकी है? DBMS की है। अगर डाटा को कई प्रयोगकर्ताओं के बीच में शेयर किया जाए तो सिस्टम को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अवांछित या अलग अलग नतीजे न आ जाएं। यानी अगर डाटा की कई प्रयोगकर्ताओं के बीच में शेयर किया जाए तो सिस्टम को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अवांछित या अलग अलग नतीजे न आ जाएं। अब यह डाटाबेस अपने डाटा एलिमेंट्स को हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित करता है। यह डाटाबेस अपने डाटा एलिमेंट्स को हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर के रूप में क्या करता है? व्यवस्थित करता है। अब इसकी मुख्य सीमा यह है कि यह फ्लेक्सिबल डाटा एक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। यह इसका मुख्य सीमा यह है कि फ्लेक्सिबल डाटा एक्सेस को क्या करता है? सपोर्ट नहीं करता है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के विभिन्न मॉडल के बारे में जानते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के विभिन्न मॉडल को जानते हैं।
यानी DBMS के रूप में जानते हैं। नेटवर्क मॉडल के बारे में जानते हैं। नेटवर्क मॉडल हायरार्कियल मॉडल का विस्तारित रूप है। यानी नेटवर्क मॉडल जो है हायरार्कियल मॉडल का क्या है, विस्तारित रूप है। यह अपने डाटा एलिमेंट्स को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि जैसे इनके बीच पेरेंट चाइल्ड संबंध रहता है। पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, संबंध रहता है। नेटवर्क मॉडल के प्रमुख गुण जानते हैं। नेटवर्क मॉडल के प्रमुख गुणों के बारे में। अब इसको की रिकॉर्ड के संग्रह से प्रदर्शित किया जाता है। यानी नेटवर्क मॉडल का जो होता है इसे क्या कहता है, रिकॉर्ड को संग्रह से प्रदर्शित किया जाता है। डाटा के बीच, यानी नेटवर्क मॉडल को डाटा के बीच संबंध को लिंक्स द्वारा प्रदर्शित किया, किसके द्वारा, लिंक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डाटाबेस मॉडल के बारे में जानते हैं। डाटाबेस मॉडल परिभाषित करता है कि डाटाबेस किस प्रकार से अपने विभिन्न डाटा तत्वों को एक साथ जोड़ता है। यानी डाटा मॉडल कहता है, मॉडल परिभाषित करता है कि एक डाटाबेस किस प्रकार से अपने विभिन्न डाटा तत्वों को एक साथ जोड़ता है। डाटाबेस मॉडल जो है, मॉडल को डाटा स्ट्रक्चर या डाटाबेस स्ट्रक्चरिंग टेक्निक भी कहते हैं। यानी डाटाबेस मॉडल को डाटा स्ट्रक्चर या डाटाबेस स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। अब तीसरा है ढांचागत मॉडल। क्या है, ढांचागत मॉडल। ढांचागत यानी यह डाटा मॉडल डाटा को एक उल्टे वृक्ष की संरचना में व्यवस्थित करते हैं। यानी डाटा मॉडल को डाटा को एक उल्टे वृक्ष की संरचना पे क्या करते हैं, व्यवस्थित करता है। ढांचागत मॉडल जो होता है पेरेंट एवं चाइल्ड डाटा सेगमेंट की हायरार्की बनता है। क्या बनता है, हायरार्की बनाता है। ढांचागत मॉडल जो होता है सबसे ऊपरी सतह पर रूट डाटा एलिमेंट रहता है। सबसे ऊपरी सतह पर क्या होता है, रूट डाटा एलिमेंट रहता है एवं इसके नीचे सब ऑर्डिनेट एलिमेंट होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्या होता है, एलिमेंट रहते हैं। अब इनमें से प्रत्येक के पुनः सब ऑर्डिनेट एलिमेंट होते हैं। इस तरह से वृक्ष रूपी संरचना कई स्तरों से बढ़ती रहती है। इस तरह से वृक्ष रूपी संरचना कई स्तरों से क्या होती है, बढ़ती रहती है। अब इस तरह के हायरार्कियल मॉडल में प्रत्येक पेरेंट एलिमेंट के अंतर्गत कई चिल्ड्रन एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट के अंतर्गत कई चिल्ड्रन एलिमेंट होते हैं। अब प्रत्येक चाइल्ड एलिमेंट का जुड़ाव किसी एक पेरेंट एलिमेंट से रहता है। यानी प्रत्येक चाइल्ड एलिमेंट का जुड़ाव किसी एक पेरेंट एलिमेंट से रहता है। अब वृक्ष रूपी संरचना होती है। वृक्ष रूपी क्या होती है, संरचना होती है जिसकी शाखाएं आपस में जुड़ी नहीं रहती है। जिसकी शाखाएं क्या होती है, आपस में जुड़ी नहीं रहती है। अब किसी खास रिकॉर्ड टाइप के प्रत्येक रिकॉर्ड को एक नोड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेटवर्क डाटाबेस में चाइल्ड डाटा एलिमेंट के एक से ज़्यादा पेरेंट एलिमेंट या फिर कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं हो सकता है। यानी नेटवर्क डाटाबेस में चाइल्ड डाटा एलिमेंट के एक से ज़्यादा पेरेंट एलिमेंट या फिर कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं हो सकता है। ढांचागत एलिमेंट में नेटवर्क मॉडल कुशल एवं तीव्र गति के डाटा पुनः प्राप्ति की अनुकूलता प्रदान करता है। नेटवर्क मॉडल कुशल एवं तीव्र गति के डाटा पुनः प्राप्ति की अनुकूलता प्रदान करता है। यह सरल डाटा पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, डाटाबेस में एक जटिल संरचना से युक्त रहती है तथा यूजर फ्रेंडली नहीं होती है। डाटाबेस में एक जटिल संरचना से युक्त रहती है तथा यूजर फ्रेंडली नहीं होती है। रिलेशन मॉडल के बारे में जानते हैं। रिलेशन मॉडल के बारे में, रिलेशन मॉडल टेबल के एक संग्रह का उपयोग करता है। रिलेशन मॉडल जो होता है टेबल के एक संग्रह का क्या करता है, उपयोग करता है। रिलेशन मॉडल द्वारा डाटा एवं डाटा समूहों के बीच रिलेशनशिप प्रदर्शित किया जाता है। रिलेशन मॉडल द्वारा डाटा एवं डाटा समूहों के बीच क्या कहता है, रिलेशनशिप प्रदर्शित किया जाता है। रिलेशन मॉडल जो होता है प्रत्येक टेबल में कई रो एवं कॉलम
होते हैं। प्रत्येक रो में क्या होता है, कई रो कॉलम होते हैं, तब प्रत्येक कॉलम का एक यूनिट नाम होता है। क्या होता है, एक यूनिट नाम होता है। जो रिलेशन मॉडल होता है, टेबल को रिलेशन के नाम से जाना जाता है। टेबल को किस में, टेबल को रिलेशन रिलेशन के नाम से जाना जाता है। रिलेशन मॉडल में मॉडल प्रत्येक टेबल को एक पृथक फाइल के रूप में संग्रह करता है। यानी रिलेशन मॉडल का प्रत्येक टेबल को क्या कहता है, पृथक फाइल के रूप में संग्रह करता है। रिलेशन मॉडल प्रत्येक टेबल कॉलम एक डाटा फील्ड को प्रदर्शित करता है। एक टेबल कॉलम एक डाटा फील्ड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें प्रत्येक रॉ एवं डाटा रिकॉर्ड को, जिसे टपल के नाम से भी जाना जाता है, प्रदर्शित करता है। टपल के नाम से भी प्रदर्शित किया था, उसे प्रदर्शित करता है। ठीक है। रिलेशन मॉडल हायरार्कियल एवं नेटवर्क डाटाबेस मॉडल की तुलना में डाटा व्यवस्था को बृहत्तर लचीलापन प्रदान करता है। अब इसके द्वारा अनेक अन्य डाटा जैसे मल्टीमीडिया, स्पेशियल, टेम्पोरल तथा असंगठित डाटा को इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा क्या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल वर्तमान में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जावा, C++ एक प्रभावी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका हो गया है। इन्हीं कारणों से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल का विकास संभव हुआ है। यानी वर्तमान में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एक प्रभावी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका हो गया है। इन्हीं कारणों से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल का विकास संभव हुआ है। अब इस मॉडल में हायरार्कियल, नेटवर्क एवं रिलेशनल डाटा मॉडल की कमी को दूर किया जाता है। रिलेशनल डाटा की क्या कमी को, मॉडल को दूर किया जाता है। यह मॉडल समान रूप से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी, जैसे इमेजेस, वीडियो, ऑडियो संग्रह कर सकता है। यह जटिल एप्लीकेशन में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है। अब यह मॉडल समान रूप से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी, जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो संग्रहण कर सकता है। यह जटिल एप्लीकेशन में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियर CAE, कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD और मल्टीमीडिया सिस्टम आदि होता है। अब डाटाबेस व्यू के बारे में जानते हैं। क्या है डाटाबेस व्यू के बारे में। डाटाबेस व्यू डाटाबेस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अभिप्राय है। डाटाबेस व्यू डाटा सिस्टम का क्या एक महत्वपूर्ण अभिप्राय है कि प्रयोगकर्ता को डाटा का अमूर्त रूप प्रदान किया जाए। डाटा के अमूर्त रूप प्रदान किया जाए, अर्थात यह सिस्टम डाटा संबंधी कुछ विवरणों को छुपा कर रखता है। डाटा छुपा कर क्या होता है, विवरणों को क्या छुपा कर रखता है। जैसे कि डाटा कैसे संग्रहित किया जाए, डाटा को कैसे संग्रहित किया जाए एवं कैसे डाटा का रख रखाव किया जाए और डाटा को कैसे रख रखाव किया जाए। अब डाटा व्यू के समान 3 स्तर होते हैं। डाटा व्यू को क्या समान 3 स्तर होते हैं। फिजिकल लेवल, यह डाटा एब्स्ट्रैक्शन का न्यूनतम स्तर है। यह वर्णन करता है कि डाटा वस्तुतः कहाँ पर संग्रह किया हुआ है। यानी डाटा को क्या होता है, कहाँ पर संग्रह किया हुआ है। निम्न स्तर डाटा को विस्तार से यह वर्णित करता है। यानी निम्न डाटा का स्तर को क्या करता है, विस्तार से वर्णित करता है। अब है लॉजिकल लेवल। दूसरा है लॉजिकल लेवल। ठीक है। यह लेवल डाटाबेस में कौन सा डाटा संग्रह किया हुआ है एवं इन डाटा के बीच में आपस में कौन सा संबंध है, यह बताता है। कौन, लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल डाटाबेस में कौन सा डाटा संग्रह किया हुआ, इन डाटा के बीच में आपस में कौन सा संबंध है, यह बताता है। कौन, लॉजिकल लेवल। अगला पॉइंट है, यह लेवल इस प्रकार से समूचे डाटाबेस को छोटे संख्या में संबंधित सरलता सूचनाओं, रियलिटी सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में वर्णित करता है। अब है एक्सटर्नल लेवल व्यू लेवल। एक्सटर्नल का उच्चतम स्तर डाटाबेस के केवल एक भाग का विवरण देता है। अब एब्स्ट्रैक्शन
का उच्चतम स्तर डाटाबेस के केवल एक भाग को क्या करता है, विवरण देता है। अब एक्सटर्नल लेवल के बारे में जानते हैं। व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। व्यू 2 को लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल, द 3 लेवल्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 3 स्कीम आर्किटेक्चर। 3 स्कीम आर्किटेक्चर डाटाबेस समय के साथ साथ बदलता है, क्योंकि सूचना आती है और मिटाई जाती है, सूचना आती है और मिटाई जाती है। डाटाबेस के समस्त डिजाइन को डाटाबेस स्कीम कहते हैं। डाटाबेस के समस्त डिजाइन को डाटाबेस स्कीम कहते हैं। यह डाटाबेस की संरचना को डीबीएमएस आधारित फॉर्मल लैंग्वेज में बतलाता है। फॉर्मल लैंग्वेज में क्या करता है, बतलाता है। अब एब्स्ट्रैक्शन के 3 स्तरों के अनुसार डाटाबेस स्कीम के 3 स्तर होते हैं। डाटाबेस स्कीम के क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं। फिजिकल स्कीम, यह फिजिकल लेवल पर डाटाबेस को वर्णित करता है। यह फिजिकल लेवल पर क्या करता है, डाटाबेस को वर्णित करता है। दूसरा है लॉजिकल स्कीम, यह लॉजिकल स्तर पर डाटाबेस को डिजाइन में वर्णित करता है। लॉजिकल स्कीम जो होता है यह डाटाबेस को क्या करता है, डिजाइन को वर्णित करता है। डिजाइन को क्या करता है, वर्णित करता है। तीसरा है एक्सटर्नल स्कीम। क्या है एक्सटर्नल स्कीम के बारे में, प्रयोगकर्ता को जरूरत के मुताबिक डाटाबेस के हिस्से को वर्णित करता है। यानी डाटाबेस के हिस्से को क्या करता है, वर्णित करता है एवं डाटाबेस के शेष हिस्सों को प्रयोगकर्ता को नज़र से छुपाता है। यानी डाटाबेस के जो एक्सटर्नल स्कीम होता है, हिस्से को प्रयोगकर्ता की नज़र से क्या करता है, छुपाता है। अब है रिलेशन मॉडल। क्या है, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल उपयोगकर्ताओं को व्यवस्थित करने, प्रोसेस करने एवं डाटा की डाटाबेस से पुनः प्राप्ति की अनुमति देता है। कौन, रिलेशनल मॉडल। डीबीएमएस के 4 प्रमुख अव्यय जो ये निम्न है। कौन कौन है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा है क्वेरी प्रोसेसर। चौथा है रिपोर्ट जनरेटर। यानी रिलेशन मॉडल जो होता है इसके क्या होते हैं, इसके 4 गो डीबीएम्स के 4 प्रमुख अव्यय होते हैं। ठीक है, कौन कौन, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी प्रोसेसर, रिपोर्ट जनरेटर। ये 4 डीबीएमएस के 4 प्रमुख अव्यय हैं। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस इंजन, उसके बाद डीडीएल, डीएमएल, क्वेरी प्रोसेसर, रिपोर्ट जनरेटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के 4 प्रमुख अवयवों को निम्न रूप से वर्णित किया जा सकता है। यानी डाटाबेस मैनेजमेंट के 4 प्रमुख अवयव क्या कहते हैं, निम्न रूप से वर्णित किया जा सकता है। जैसे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में आता है। डाटाबेस स्कीम परिभाषाओं के समूह द्वारा चिन्हित होता है। डाटाबेस जो स्कीम होता है परिभाषाओं के समूह द्वारा चिन्हित होता है। इसे एक विशेष भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे एक विशेष भाषा द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है, जिसे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। जिसे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल डाटा के अतिरिक्त गुणों को चिन्हित करने हेतु भी होता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल डाटा के अतिरिक्त गुणों को चिन्हित करने के हेतु भी होता है। डीडीएल इनपुट के रूप में कुछ निर्देशों को प्राप्त करता है एवं कुछ आउटपुट को उत्पादित करता है। कुछ आउटपुट को क्या करता है, उत्पादित करता है। डीडीएल के आउटपुट को डाटा डिक्शनरी में रखा जाता है, जो मेटा डाटा क्या है, मेटा डाटा को रखा जाता है, मेटा डाटा को रखता है। डाटाबेस सिस्टम पढ़ने या वास्तविक डाटा को परिवर्तित करने के पहले डाटा डिक्शनरी को कंसल्ट करता है। डाटा डिक्शनरी क्या करता है, कंसल्ट करता है। डाटा डिक्शनरी के बारे में आता है। डाटा डिक्शनरी एक विशेष प्रकार का टेबल है। डाटा डिक्शनरी एक प्रकार क्या है, विशेष प्रकार का टेबल है। इसके द्वारा डाटाबेस द्वारा पहुंच बनाया जा सकता है। यानी इसके द्वारा डाटाबेस के पहुंच बनाया जा सकता है या अपडेट किया जा सकता है। अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में आते हैं। क्या है,
डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है यह डाटा तक पहुंच या डाटा को डाटा मॉडल के अनुरूप मैनिपुलेट करने की अनुकूलता प्रदान करता है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होता है डाटा तक पहुंच या डाटा को डाटा मॉडल के अनुरूप मैनिपुलेट करने की अनुकूलता प्रदान करता है। कौन? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आते हैं डाटा की पहुंच निम्न प्रकार होता है। डाटा की जो पहुंच होता है क्या होता है? निम्नलिखित प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है डाटा डाटाबेस में संग्रह किए हुए सूचना की पुनः प्राप्ति होती है। डाटाबेस में संग्रह किए हुए सूचना की क्या होती है? पुनः प्राप्ति होती है। बी जो है डाटाबेस में नई सूचना का समावेशन किया जाता है। डाटाबेस में नई सूचनाओं क्या कहता है? समावेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है डाटाबेस से सूचना की मिटाना संभव होता है। डाटाबेस से सूचनाओं को मिटाना संभव होता है। ऑप्शन नंबर डी है डाटाबेस में संग्रह किए हुए सूचना का परिवर्तन किया जाता है। डाटाबेस में संग्रह किए हुए सूचना का परिवर्तन किया जाता है। अब है क्वेरी प्रोसेसर। क्या है? क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर में निम्न शामिल है। क्वेरी प्रोसेसर डीडीएल इंटरप्रेटर जो डीडीएल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है, यानी डीडीएल इंटरप्रेटर जो डीडीएल स्टेटमेंट को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। डाटा डिक्शनरी में डिफिनेशन को रिकॉर्ड करता है। डाटा डिक्शनरी में डिफिनेशन क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। डीएमएल कंपाइलर जो डीएमएल स्टेटमेंट को क्वेरी लैंग्वेज में अनुदित करता है। क्वेरी लैंग्वेज में क्या करता है? अनुदित करता है। यह अंततः इवेल्युएटर प्लान में बदलता है। यह अंततः क्या है? इवेल्युएटर प्लान में बदलता है जिससे क्वेरी इवेल्युएशन इंजन समझता है, जिसे क्वेरी इवेल्युएशन इंजन समझता है। ऑप्शन नंबर ए है क्वेरी इवेल्युएशन इंजन डीएमएल कंपाइलर द्वारा लो लेवल इंस्ट्रक्शन उत्पादन करता है। यानी क्वेरी इवेल्युएशन इंजन डीएमएल कंपाइलर द्वारा लो लेवल इंस्ट्रक्शन उत्पादित करता है। अब है क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? क्वेरी लैंग्वेज यह लैंग्वेज उपयोगकर्ताओं को उनकी ज़रूरतों को परिभाषित करने की अनुकूलता प्रदान करता है। यह लैंग्वेज जो होता है उपयोगकर्ताओं को उनकी ज़रूरतों को परिभाषित करने की अनुकूलता प्रदान करता है। यह साथ ही क्वेरी को डाटाबेस से सूचना के रूप में प्राप्त करता है। यह साथ ही क्वेरी को डाटाबेस से सूचना के रूप में प्राप्त करता है। अब है रिपोर्ट जनरेटर प्रयोगकर्ता रिपोर्ट जनरेटर को निर्देश देता है जिससे रिपोर्ट को उपयोगी एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए अंकगणितीय प्रक्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है। रिपोर्ट जनरेटर प्रयोगकर्ताओं को रिपोर्ट जनरेट को निर्देश देता है जिससे रिपोर्ट को उपयोगी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए अंकगणितीय प्रक्रियाओं को संपन्न किया जा सके। अब डाटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन। इसके निम्नलिखित एप्लीकेशन होते हैं। एंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन सेल्स यह ग्राहक उत्पाद एवं खरीद संबंधी सूचनाएं होती है। यह ग्राहक उत्पाद एवं खरीद संबंधी सूचनाएं होती है। अब है अकाउंटिंग। क्या है अकाउंटिंग? यह पेमेंट, रसीद, अकाउंट बैलेंस, एसेट एवं अन्य अकाउंटिंग सूचनाएं होती है। यानी अकाउंटिंग जो होती है यह पेमेंट, रसीद, अकाउंट बैलेंस, एसेट एवं अन्य अकाउंटिंग सूचनाएं होती है। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में यह कर्मचारियों के बारे में सूचनाएं, वेतन, पेरोल, टैक्स एवं अन्य लाभ होता है। अब है विनिर्माण के बारे में। विनिर्माण यह फैक्ट्री में उत्पादन को ट्रेडिंग करने और वेयर हाउस एवं स्टोर में इन्वेंट्री के संबंध में होती है। इन्वेंट्री के संबंध में होते हैं। अब ऑनलाइन रिटेलर यह ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग ऑनलाइनर उत्पादन को रख रखाव करता है। ऑनलाइन रिटेल जो होता है यह ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग ऑनलाइन उत्पादों का रख रखाव करता है। अब एयरलाइन के बारे में आते हैं। क्या है? एयरलाइन के बारे में। एयरलाइन यह सामान्यतः आरक्षण एवं फ्लाइट की समय सारणी की सूचनाओं को संदर्भ में होता है।
यह जो एयरलाइन होता है यह सामान्यतः आरक्षण एवं फ्लाइट की समय सारणी की सूचनाओं को क्या करता है, संदर्भ में होता है। अब है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय जो होता है विद्यार्थी पंजीयन, कोर्स पंजीयन एवं परीक्षा फल इत्यादि होता है। यानी विश्वविद्यालय जो है विद्यार्थी पंजीयन, कोर्स पंजीयन एवं परीक्षा फल इत्यादि होता है। बैंकिंग एवं वित्त के मतलब जान, बैंकिंग एवं फाइनेंस के बारे में। बैंकिंग इन ग्राहकों की सूचनाएं अकाउंट, लोन एवं बैंकिंग आदान करना होता है। ग्राहकों की सूचनाएं अकाउंट एवं लोन बैंकिंग आदान प्रदान करना होता है। अब है वित्त, फाइनेंस के बारे में। यह वित्तीय उपकरणों जैसे स्टॉक एवं बॉन्ड के खरीद एवं बिक्री संबंधी सूचनाओं को संग्रहण से संबंध में है। यानी वित्त जो होता है यह वित्तीय उपकरणों जैसे स्टॉक एवं बॉन्ड को खरीद एवं बिक्री के संबंध सूचनाओं को संग्रह के संबंध में है। ठीक है। अब है जो वित्त होता है इसके अलावा रियल टाइम बाजार डाटा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की सूचनाओं को संग्रह करने में जो ग्राहकों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने के दौरान एवं कंपनियों द्वारा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग किए जाने के दौरान घटित होती है। अब एक क्रेडिट कार्ड लेन देन। क्या है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन? क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो होता है क्रेडिट कार्ड द्वारा खरीद करने और मासिक स्टेटमेंट जारी किए जाने में होता है। मासिक स्टेटमेंट जारी किए जाने में होता है। अब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इसमें टेबल का संग्रह होता है। इसमें टेबल का क्या होता है, संग्रह होता है, जिसमें प्रत्येक को एक विशिष्ट नाम प्रदान किया जाता है। जिसमें विशिष्ट नाम प्रदान किया जाता है। एक टेबल में कई पंक्ति कुछ वैल्यूज के संग्रह के संबंध को दर्शाता है। वैल्यू के संबंध को दर्शाता है। अब प्रत्येक टेबल रिलेशनशिप संबंध का एक संग्रह होता है। प्रत्येक टेबल रिलेशनशिप संबंध का क्या होता है, संग्रह होता है। टेबल क्या है, टेबल और रिलेशन के गणितीय संबंध के बीच में एक विकट संबंध होता है। यानी टेबल और रिलेशन के गणितीय संबंध के बीच ये क्या होता है, विकट संबंध होता है। अब है इसमें रिलेशनल मॉडल में रिलेशन का उपयोग टेबल को बताने के लिए किया जाता है। यानी जो इस रिलेशन होता है रिलेशन मॉडल में रिलेशन का उपयोग टेबल को बताने के लिए किया जाता है। अब है टपल का उपयोग पंक्ति को बताने के लिए किया जाता है। टपल का उपयोग किस यानी रो को बताने के लिए किया जाता है। साथ ही एट्रीब्यूट का उपयोग टेबल के कॉलम के लिए किया जाता है। जो एट्रीब्यूट जो होता है कॉलम को बताने के लिए किया जाता है एट्रीब्यूट का उपयोग। अब आते हैं की के बारे में। किसके बारे में, की बटन। यानी की जो होता है यह डाटाबेस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक होता है। की जो होता है डाटाबेस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से क्या होता है, एक होता है। की यह सामान्यतः 3 प्रकार के होता है। की क्या होता है, 3 प्रकार के होता है। कौन, प्राथमिक की, कैंडिडेट की एवं तीसरा हो गया फॉरेन की। तीसरा कौन हो गया, फॉरेन की। पहला हो गया प्राथमिक की, दूसरा हो गया कैंडिडेट की, तीसरा हो गया फॉरेन की। पहला जो है प्राथमिक की जो होता है टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करता है। प्राथमिक की जो होता है टेबल के प्रत्येक की को क्या करता है, पहचान करता है। प्राथमिक की बताता है कि रिलेशन में कोई 2 रिकॉर्ड यानी प्राथमिक की के लिए वैल्यू धारण नहीं करता है। प्राथमिक की में यह बताता है कि रिलेशन में कोई 2 रिकॉर्ड प्राथमिक की के लिए वैल्यू धारण नहीं करते हैं। अब दूसरा है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होता है एक टेबल में एक से अधिक फील्ड हो सकता है। यानी कैंडिडेट की जो होता है एक टेबल में एक से अधिक फील्ड हो सकते हैं जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्टता से पहचान कर सकता है। जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्टता से क्या कर सकता है, पहचान कर सकते हैं। अब ऐसे सभी फील्ड को कैंडिडेट की कहते हैं। अब इसमें चुने हुए एक कैंडिडेट की
को प्राथमिक की कहते हैं। इसमें चुने हुए एक कैंडिडेट की को प्राथमिक की कहते हैं। अब एक कैंडिडेट की अन्य सभी की जो प्राथमिक की के रूप में चुने नहीं जाते हैं वैकल्पिक की कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? वैकल्पिक की कहे जाते हैं। अब आते हैं फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की टेबल के प्राथमिक की को निर्देशित करता है। यानी फॉरेन की जो है यह टेबल की प्राथमिक की को क्या करता है? निर्देशित करता है। सुपर की के बारे में आता है। ये सुपर की जो होता है एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह है जो एक संग्रह के रूप में लिए जाते हैं। एक टपल को रिलेशन में विशिष्ट रूप से पहचान करने में मदद करता है। सुपर की जो है एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह है जो एक संग्रह के रूप में लिए जाते हैं। एक टपल का रिलेशन में विशिष्ट रूप से पहचान करने में मदद करता है। पहचान करने में क्या करता है? मदद करता है। अब है परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में जानते हैं। अब किसी एप्लीकेशन को वेब का माउंट करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? पहला का ऑप्शन 4 होगा, यानी ए बी सी 3 होगा, क्योंकि ये सभी होगा। ठीक है, यानी पहला कह रहा है किसी एप्लीकेशन को वेब माउंट करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। यानी प्रयोक्ताओं के लिए 24 घंटे प्रवेश की संभावना, 24 घंटे प्रवेश की संभावना, ऐसी प्रणाली का सृजन करना है जिसका विश्वव्यापी विस्तार हो। सी है इंटरफेस की संरचना का मानकीकरण करना। इंटरफेस की संरचना क्या करना? मानकीकरण करना। ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का क्या होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। क्या है? डिक्रिप्टेड, यानी प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्टेड होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता क्या आसानी से पढ़ सके। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? DBMS किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। किसको कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कौन सा कथन असत्य है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है। क्या है? असत्य है, ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ये 3 सही है। जैसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडो GUI है, हाँ GUI है। लिनक्स GUI है, हाँ GUI है। DVD में 5000 KB से अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है DVD में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है OSI रिफ्रेक्स मॉडल में किसके पत्ते होती है? कितने पत्ते होती हैं? कितने होती है? 7। यानी OSI रिफ्रेक्स मॉडल में कितने पत्ते होती है? 7 पत्ते होती हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है IBM DOS है, ये क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBMS DOS है, ये क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 7वां नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेस्ट संपादक है? कौन सा है? विंडोज है। कौन है? विंडोज। निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेस्ट संपादक है? विंडोज। कौन है? विंडोज। अब 8वां नंबर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड किस कंपनी ने विकसित किया था? किसने किया था? गूगल कॉरपोरेशन ने। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड किस कंपनी ने विकसित किया था? गूगल कॉरपोरेशन ने। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्न में से कौन प्रचालन तंत्र बेहतर है? कौन प्रचालन तंत्र बेहतर है? ऑप्शन नंबर डी होगा विंडोज 2000। विंडोज 2000, विंडोज 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिनक्स एक है। लिनक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल COCOMO का पूर्ण रूप क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? फायरवॉल यानी यूनिक्स, विंडोज, MS DOS, ये तो अब क्या तीनों एक सदस्य है, ठीक है, जबकि फायरवॉल अलग है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाती है? यानी कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इनक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? इनक्रिप्शन कहलाती है। कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाती है? इनक्रिप्शन। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 14 नंबर? 14 नंबर कर रहा है कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मुख्य लक्षण नहीं है? कौन नहीं है? पैरेलेलिज्म। कौन है? पैरेलेलिज्म है। अब है परीक्षाओं में पूछेगा कुछ प्रश्न है, उसको अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक डेटा डिक्शनरी के रूप में माना जाता है। एक डेटा डिक्शनरी के रूप में किसे माना जाता है? मेटा डेटा रिपोजिटरी को माना जाता है। 16 नंबर कह रहा है एक डेटाबेस वेयर हाउस है। एक डेटाबेस वेयर हाउस कौन है? महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के आसपास संगठित रहता है। महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के आसपास क्या होता है? संगठित रहता है। अब है 17 नंबर कह रहा है डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? किसको किया जाता है? क्वेरी लैंग्वेज को। किसको? क्वेरी लैंग्वेज को किया जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉकिंग फैक्टर क्या है? ब्लॉकिंग फैक्टर क्या है? रिकॉर्ड्स की संख्या और रिकॉर्ड की कुल संख्या के बीच का अनुपात है। रिकॉर्ड्स की संख्या और रिकॉर्ड की कुल संख्या के बीच के अनुपात के बारे में है। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटा मैनिपुलेशन भाषा का भाग जिसमें सूचना पुनः प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्वेरी भाषा। क्या कहा जाता है? क्वेरी भाषा कहा जाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सत्य कथन चुनिए। कौन सा है? ये जो है क्या है 20 का क्या है? ऑप्शन नंबर C होगा। सत्य कथन चुनना है 20 का, ऑप्शन नंबर C होगा। C क्या कह रहा है? फॉरेन पूंजियों डाटा मूल्यों पर आधारित है। फॉरेन पूंजियाँ जो होती है डाटा मूल्यों पर क्या होती है? आधारित होती है। अब 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। 22 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं विनजिप का क्या कार्य है? विनजिप का क्या कार्य है? यह बड़ी फाइलों की छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। विनजिप जो होता है बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है। किस में जानी जाती है? घड़ी की चाल में। माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में जानी जाती है? घड़ी की चाल में जानी जाती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है .psd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? किस प्रकार का? एडोब फोटोशॉप। क्या है? एडोब फोटोशॉप। यानी .psd किस प्रकार का कंप्यूटर फाइल है? एडोब फोटोशॉप का। अब 25 नंबर आते हैं। 25 कह रहा है अल्ट प्लस टैब किसका एक शॉर्टकट है? अल्ट प्लस टैब किसका है? खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करना है। खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करना होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।